IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBN 7 में। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा खास शो जिसमें होंगी देश भर की 100 बड़ी खबरें। तो जान लीजिए देश दुनिया का हाल। शुरुआत करते हैं सारा देश 100 खबरों की। दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी दिल्ली के त्रिलोकपुरी, कोंडली और पटपटगंज में रैली करने जा रही हैं। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज आज नजफगढ़ तिलक नगर में रैली करेंगी। स्मृति ईरानी दिल्ली के त्रिनगर, शालीमार बाग, मॉडल टाउन में पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के करोल बाग और वजीरपुर में रैली करेंगे। बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली के एन पालम और आरकेपुरम में रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क और सीलमपुर इलाके में जनता को संबोधित करेंगे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी के 2 वोटर आईडी कार्ड सामने आए हैं। एक वोटर कार्ड उदय पार्क के पते पर है तो दूसरा वोटर कार्ड तालकटोरा लेन के पते पर बना हुआ है। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है और कहा है कि ये धोखा देने वाली बात है और चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं आयोग का कहना है कि अभी तक ये मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। दिल्ली में बीजेपी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार किरण बेदी ने बुधवार को राजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर अपना 25 सूत्री पावर प्वाइंट प्रोग्राम जारी किया। किरण बेदी ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद वो इन 25 बिंदुओं पर काम कर महिला सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करेंगी। किरण बेदी ने अपने इस 25 सूत्रीय कार्यक्रम में 6P यानी कि पीपल, पुलिस, पब्लिक, प्रोसिक्यूशन, पॉलिटिशियन, प्रेस को सहभागी बनाया है। बेदी के एजेंडे के मुताबिक महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। किरण बेदी के 25 सूत्री पावर प्वाइंट प्रोग्राम के तहत उन इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी जहां अपराध ज्यादा हैं। सरकार सुरक्षित और स्वस्थ नाइट लाइफ के लिए कदम उठाएगी। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए स्पेशल डीटीसी बसें बढ़ाई जाएंगी। पाठ्यक्रम में सेल्फ डिफेंस अनिवार्य होगा। महिलाओं को सुरक्षा किट दिया जाएगा। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर 20 आरोप लगाए हैं और इन 20 सवालों का जवाब पूछा है। इनमें ज्यादातर सवाल अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के सहयोगी आशुतोष की अन्ना आंदोलन पर लिखे खिताब को खासकर हथियार बनाया है। बीजेपी ने पूछा है, अन्ना के पहले चरण के आंदोलन 5 अप्रैल 2011 से एक दिन पहले 4 अप्रैल 2011 को एनएसी की बैठक में केजरीवाल हिस्सा लेने किस लिए गए थे। एनएसी की वेबसाइट इस बात का खुलासा करती है कि अन्ना आंदोलन से पूर्व और उसके बाद आयोजित 3 बैठकों में अरविंद केजरीवाल ने इनमें हिस्सा लिया, जबकि इस बारे में आज तक जनता से सब कुछ छुपाया गया। बीजेपी ने यह भी पूछा है कि क्या यह सही नहीं है कि 16 अगस्त 2011 को अन्ना की गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल बेहद खुश थे। उनके साथी आशुतोष ने अन्ना क्रांति किताब में इसका खुलासा किया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से पूछा है कि अनशन के 9वें दिन मीडिया में अन्ना को ग्लूकोज चढ़ाने की सूचना क्या केजरीवाल और सिसोदिया ने लीक की थी ताकि उनका लगा हुआ ड्रिप हटाया जाए, जिससे उनकी मौत हो जाए, ताकि देश में क्रांति भड़क सके। दिल्ली चुनाव में जीत के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मजबूत प्लान तैयार करते हुए पूरी ताकत झोंक दी है। शाह ने 90 सांसदों को दिल्ली में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली में प्रमुख विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी वरिष्ठ मंत्रियों और बीजेपी नेताओं को सौंपी गई है। नई दिल्ली सीट की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को तो करोल बाग की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को, अनंत कुमार साउथ दिल्ली देखेंगे तो अनुराग ठाकुर को विकासपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी को बिहार के वोटरों को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कई और मंत्रियों और सांसदों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में चुनावों से पहले IBN 7 की पड़ताल में फर्जी वोटरों को लेकर चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पड़ताल में सामने आया है कि दिल्ली में ऐसे वोटरों की एक बड़ी तादाद है जिनका हकीकत में नामो निशान ही नहीं। दिल्ली में करीब 1.25 लाख फर्जी वोटर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार और दिल्ली चुनाव आयोग के तमाम दावों के बावजूद ये फर्जी वोटर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। चुनाव आयोग भी मानता है कि दिल्ली में 1.25 लाख फर्जी वोटर हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इन फर्जी वोटरों को हटाने के लिए कदम उठाए गए हैं। चुनाव आयोग ने बाकायदा करेक्शन लिस्ट जारी की है। IBN 7 की पड़ताल के बाद ये सामने आया कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में सुधार के नाम पर खानापूर्ति की है। IBN 7 की खोजी टीम ने चुनाव आयोग की इस साल जारी की गई मतदाताओं की सूची में
ऐसे कई वोटर कार्ड खोजे हैं जो फर्जी हैं। दिल्ली चुनावों के लिए बुधवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आरके पुरम में जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए सुषमा ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली चुनाव की हलचल के बीच नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की उपस्थिति में कांग्रेस नेता उदय कौशिक ने बीजेपी का दामन थामा। साथ ही मधुसूदन शर्मा, डॉक्टर मोगा, गुलशन गुगुनानी समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने कहा कि वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है। दिल्ली चुनावों के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर वादों की झड़ी लगाते हुए वोटों को लुभाने की कोशिश की। कांग्रेस ने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए घर देने का वादा किया। कांग्रेस के मुताबिक इसके लिए पार्टी ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। समाज सेवी अन्ना हजारे एक बार फिर लोकपाल के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। अन्ना का कहना है कि चुनाव से पहले लोगों से झूठे आश्वासन किए गए। अन्ना के मुताबिक उन्होंने सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी कि 1 साल के अंदर लोकपाल बिल पर अमल होना चाहिए, लेकिन कानून बनने के बाद भी उस पर विचार नहीं किया गया। अन्ना के मुताबिक उन्होंने लोगों को जगाना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनावों के बाद अब संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी मिलकर सरकार बना सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी और बीजेपी में सरकार के गठन को लेकर बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मुफ्ती मोहम्मद सईद और उप मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को दिए जाने पर लगभग सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को राज्यपाल से भाजपा नेता राम माधव और अन्य नेताओं ने सरकार के गठन के मुद्दे पर मुलाकात भी की है। विदेश सचिव सुजाता सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब एस जयशंकर नए विदेश सचिव होंगे। सुजाता सिंह को उनके पद से हटाने के पीछे कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है। सुजाता सिंह को हटाने की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के रवाना होने के एक दिन बाद आई है। उनका 2 साल का कार्यकाल इस साल अगस्त में पूरा होना था। विदेश सचिव की नियुक्ति 2 साल के लिए की जाती है। नए विदेश सचिव एस जयशंकर ने वॉशिंगटन से पहले चीन में बतौर भारत के राजदूत जिम्मेदारी निभाई है। इससे पहले वे सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में कार्यरत थे। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड कैंप के आखिरी दिन छात्रों के बीच पहुंचे। दिल्ली में आर्मी परेड ग्राउंड में एनसीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एनसीसी के समारोह में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सहित सेना के 3 अंगों के प्रमुख और रक्षा सचिव भी मौजूद थे। परेड को लीड करने वाले कैडेट्स में ज्यादातर लड़कियां शामिल थीं। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर एनसीसी के कैडेट्स में खासा उत्साह देखा गया। एनसीसी परेड की सलामी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बचपन की यादें कैडेट से साझा की। पीएम मोदी ने बताया कि वो भी एनसीसी कैडेट रहे हैं। हालांकि परेड में चयन न हो पाने के चलते उन्हें दिल्ली आने का मौका नहीं मिला था। ट्विटर पर पीएम की एनसीसी कैडेट रहने के दौरान की एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है। यही नहीं, पीएम ने बताया है कि रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री सुषमा स्वराज, जया बच्चन, अंजलि गोस्वामी भी एनसीसी के कैडेट रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और योग दिवस का भी जिक्र किया। अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करेंगे। मई माह में होने वाले इस दौरे के तहत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने गृहनगर में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज फरवरी में चीन जा रही हैं। आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले साल सितंबर के महीने में 3 दिनों के भारत के दौरे पर आए थे। मोदी चीन जाने वाले हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे को लेकर चीन सरकार के मुखपत्र ने तंज कसा है। चीन के सरकारी अखबार ने बुधवार को कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ओबामा के रोमांस को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा गया है कि भारत और अमेरिका की एक दूसरे के प्रति उत्साहित दृष्टिकोण और दोनों नेताओं के बीच रोमांस से ये साफ नहीं होता कि द्विपक्षीय देशों के बीच संबंध सुधरे हैं। मोदी सरकार शुक्रवार को कोल इंडिया लिमिटेड के तकरीबन 10% शेयर बेचने जा रही है। बताया जा रहा है इससे सरकार को मार्केट प्राइस के मुताबिक तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। सीआईएल शेयर की सेल 30 जनवरी को होगी और दोपहर 3:30 बजे तक बंद हो जाएगी। इस ऑफर में 20% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आरक्षण के रूप में रखा गया है। सेल के शेयरों की बेस प्राइस की घोषणा आज मार्केट बंद होने के बाद हो सकती है। आखिरी बार बीएसई पर सीआईएल के शेयर 384.5 पैसे पर बंद हुए थे। कोल इंडिया सरकार के विनिवेश प्रोग्राम के तहत मार्केट में उतरने वाली दूसरी कंपनी होगी।
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में जांच कर रही दिल्ली पुलिस की एसआईटी उनके पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से दोबारा पूछताछ कर सकती है। एसआईटी ने इस मामले में राष्ट्रीय लोकदल नेता अमर सिंह से 2 घंटे तक सवाल जवाब किए। अमर सिंह के मुताबिक जो भी उन्हें मालूम है वो सिर्फ पुलिस को बताएंगे, मीडिया को नहीं। उन्होंने इतना जरूर कहा कि शशि थरूर पर अनुचित आरोप लगाना गलत है। यही नहीं, एसआईटी ने सुनंदा के बेटे शिव मेनन को भी पूछताछ के लिए बुलाया। पुलवामा के त्राल में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कर्नल एमएन राय का अंतिम संस्कार आज दिल्ली कैंट में किया जाएगा। बुधवार को कर्नल राय और हेड कांस्टेबल संजीवन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मंगलवार को मुठभेड़ के दौरान सेना के कर्नल एमएन राय और जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल संजीवन सिंह शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को भी मार गिराया। शहीद कर्नल एमएन राय 42 राष्ट्रीय राइफल्स के सीईओ थे। कर्नल राय को गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। गुजरात में स्वाइन फ्लू का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां जनवरी महीने में अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे राज्य में अब तक स्वाइन फ्लू के 170 मामले सामने आ चुके हैं। पंजाब में भी स्वाइन फ्लू धीरे धीरे से पैर पसार रहा है। लुधियाना में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है। अमृतसर में स्वाइन फ्लू से 55 साल की महिला की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान के डिडवाना में स्वाइन फ्लू से मरीज की जान जाने के बाद सरकारी बदइंतजामी पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। नागपुर में भी स्वाइन फ्लू से 15 दिनों में 11 मौतें हुई हैं, तो पुणे में भी 3 लोगों की जान जा चुकी है। वाराणसी में चलती ट्रेन से गिरकर एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। महिला के परिजनों और घायलों का आरोप है कि ट्रेन में एक पुलिसकर्मी वसूली कर रहा था। विरोध करने पर उसने इन लोगों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली को फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोहली की फांसी की सजा के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए उसकी फांसी को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। सुरेंद्र कोहली की दया याचिकाओं के निपटारे में देरी के आधार पर पीयूडीआर संस्था ने कोर्ट में अपील की थी। कोहली को पहले 7 से 12 सितंबर 2014 के बीच फांसी पर लटकाया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर की आधी रात एक आदेश जारी कर उसकी मौत की सजा पर रोक लगा दी थी। 29 दिसंबर 2006 को निठारी में सिलसिलेवार हुए 19 हत्याओं का मामला सामने आया था। उसके कुछ दिन बाद ही पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। 12 फरवरी 2009 को विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने पंडेर और कोहली को रेप और हत्या का दोषी ठहराया। 13 फरवरी 2009 को एक 14 साल की लड़की से रेप और हत्या के लिए विशेष सीबीआई अदालत ने पंडेर और कोहली को मौत की सजा सुनाई। पंडेर इस मामले में हाईकोर्ट से बरी हो चुका है। मुंबई में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के मासूम बच्चे को ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया। घटना में 4 साल के मासूम का हाथ कट गया। आरोपी संदीप भिरे तलाकशुदा महिला अनीता से प्यार करता था, लेकिन अनीता के 4 साल के बच्चे को वो नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। मुंबई के वर्ली इलाके में महज 10 रुपए के लिए एक शख्स की हत्या कर दी गई। मृतक फिरोज शेख की चिकन बेचने की दुकान थी। चिकन बेचने के दौरान ज्यादा कीमत को लेकर फिरोज की 3 ग्राहकों से कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कीमत से 10 रुपए ज्यादा लेने के बाद फिरोज शेख पैसे लौटाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आरोप है 10 रुपए की वापस देने की मांग कर रहे लोगों ने फिरोज की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में उबर टैक्सी रेप मामले में अब यहां पर मुंबई पुलिस की जांच से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस जांच में ये पता चला है कि मुंबई में तकरीबन 300 ऐसी टैक्सियां हैं जो कि फर्जी लाइसेंस पर चलाई जा रही हैं। इन टैक्सियों को चलाने वाले ड्राइवरों का कभी पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। मुंबई के ज्वेलर की दुकान में अनोखी चोरी का मामला सामने आया। मुंबई में एक बिल्डिंग के वॉचमैन ने अपनी बिल्डिंग के कमरे से एक ज्वेलर की दुकान तक सुरंग बनाई और लाखों की चोरी कर दी। वॉचमैन ने सुरंग के रास्ते दुकान में घुसकर सीसीटीवी की तार काट दी। इसके बाद बड़ी आसानी से लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हो गया। दुकानदार ने जब अगली सुबह दुकान खोली तो उसके होश उड़ गए। अब पुलिस वॉचमैन को ढूंढने में जुटी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2014 के अक्टूबर महीने में हुए बर्दवान ब्लास्ट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से एक शख्स मुख्य आरोपी है। राजस्थान के जालौर में एक महिला ने अपने ससुर समेत 3 लोगों पर रेप का आरोप लगाया। महिला के ससुराल वालों ने आरोप को गलत बताया और विरोध में धरने पर बैठ गए हैं। पीलीभीत में घर में सो रहे 20 साल के एक युवक पर किसी ने तेजाब फेंक दिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक आरोपी का पता नहीं चल पाया है।
झांसी के सदर बाजार इलाके में एक महिला ने अपने ससुर पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। आरोपों के मुताबिक महिला का ससुर उसके साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था। वाराणसी में 11 साल के एक बच्चे के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोपी लड़का भी नाबालिग है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। चंदौली में एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है लड़की अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। बाद में लड़के ने शादी से इनकार किया तो उसने पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। बलिया के रसड़ा इलाके में दलित महिलाओं ने शराब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये महिलाएं अपने अपने पति की शराब पीने की आदत से तंग आकर सड़क पर उतर गईं। इनका आरोप है कि स्थानीय पुलिस भी शराब माफियाओं से मिली हुई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में खेल विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने दफ्तर में ही पार्टी की। इस दौरान ऑफिस में अधिकारियों के शराब पीते हुए तस्वीरें किसी ने मोबाइल में कैद कर ली। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 2 नाबालिग बहनों ने अपने चचेरे भाई पर दोस्त के साथ मिलकर रेप करने का आरोप लगाया है। मामला दर्ज होने के बाद अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री के नए निर्देश के मुताबिक अगले सत्र से सभी स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी। इसके लिए स्कूल में पाठ्यक्रम में गीता को शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के शंकरपुर इलाके में हाथियों के आतंक से गांव वालों में दहशत का माहौल है। हाथियों ने फिर 5 घरों में तोड़फोड़ की है। भोपाल के एक 18 साल के छात्र ने ऐसा ऐप बनाया जिसे फेसबुक ने 12 लाख रुपए में खरीद लिया। भोपाल के बीएसए कॉलेज में पढ़ने वाला हर्ष डेवलपमेंट डिसऑर्डर का शिकार है। हर्ष ने बीमारी से लड़ते लड़ते बीमारी बताने वाला ये मोबाइल ऐप ही बना डाला। माय चाइल्ड नाम का ये ऐप 11 से 24 महीने के बच्चों के लिए बेहद काम का है। बच्चे का वजन, उसकी लंबाई, आकार की जानकारी देने पर उसके शारीरिक विकास की धीमी रफ्तार के बारे में तो बताता ही है, साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर का ब्यौरा भी दे देता है। आज राजपथ पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मनाई जाएगी। इस साल इस समारोह में 14 मिलिट्री बैंड हिस्सा लेंगे। इसके चलते आज विजय चौक पर आवाजाही रोक दी गई है। खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने नए वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का सिर काटने की धमकी दी है। यही नहीं, आतंकियों ने अमेरिका को अपनी तरह का इस्लामिक स्टेट बनाने की भी धमकी दी है। आईएसआईएस की ओर से यह धमकी जापानी बंधक के उस वीडियो के बाद आई है जिसमें जापानी पत्रकार केंजी गोटो ये कहते दिखे कि अगर 24 घंटे के अंदर आतंकी साजिदा मुबारक की रिहाई नहीं की गई तो उन्हें और जॉर्डन के पायलट मुआद कसाबे को सिर कलम कर दिया जाएगा। किटी और तेजस्वी के साथ देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वर्ल्ड कप से पहले वेस्टइंडीज टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब विंडीज टीम के स्पिन गेंदबाज सुनील नरेन ने वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लिया है। वेस्टइंडीज टीम में डेवेन ब्रावो और केरॉन पोलार्ड भी नहीं खेल रहे हैं। पिछले साल चैंपियंस लीग T20 के दौरान नरेन के गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप में जाने की बजाय गेंदबाजी एक्शन पर और काम करने का फैसला लिया। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट गई है। अफगानिस्तान की टीम पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम पूल ए में है और टीम का पहला मुकाबला बांग्लादेश से होगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज वेलिंगटन में खेला जाएगा। मेजबान टीम पहले ही सीरीज पर 4-1 से अजय बढ़त बना चुकी है। नतीजे के लिहाज से आज के मैच का सीरीज पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि वर्ल्ड कप से पहले मेहमान श्रीलंकाई टीम ये दौरा जीत के साथ खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज जोनाथन लियोन ने कहा है कि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं रखे जाएंगे। लियोन ने कहा है कि भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ही चयनकर्ताओं ने उन्हें साफ कह दिया था कि वर्ल्ड कप के लिए उनके चयन की संभावना नहीं है। बीसीसीआई ने आईपीएल के मीडिया राइट्स बेचने के लिए डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अगले 3 आईपीएल सीजन के लिए ये राइट्स बेचे जाएंगे। 9 फरवरी 2015 तक ये डेडलाइन बढ़ा दी गई है। इससे पहले ये डेडलाइन 3 फरवरी तक थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत के लिए खुशी का दिन रहा। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सानिया ने अपने जोड़ीदार ब्राजील के ब्रूनो सोरेस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी पर 6-2, 6-2 की आसान जीत दर्ज की। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेरेना ने पिछले साल की फाइनलिस्ट डोमिनिका को हराने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी।
सेरेना की बहन वीनस विलियम्स ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। वीनस को 19 साल की मेडिसन की ने यहां पे क्वार्टर फाइनल में हरा दिया। मैडिसन ने शुरू से ही दबाव बनाया और पहला सेट आसानी से 6-3 से जीत गई। उसके बाद हालांकि वीनस ने पलटवार किया और दूसरा सेट 6-4 से जीतकर मैच को तीसरे सेट में ले गई। लेकिन मैडिसन ने तीसरा सेट जीतकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में जगह बना ली। बॉक्सिंग इंडिया और भारतीय ओलंपिक संघ के बीच चल रहे विवाद का असर अब भारतीय मुक्केबाजों पर पड़ता दिख रहा है। शनिवार से केरला में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ दिख रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने बॉक्सिंग इंडिया की मान्यता को मानने से इंकार कर दिया। आईओए का कहना है कि भारत में पहले से ही आईबीएफ नाम की संस्था है जिसे मान्यता प्राप्त है। ऐसे में नए फेडरेशन की जरूरत नहीं है। बॉक्सिंग इंडिया के अध्यक्ष संदीप जजोदिया ने सेक्रेटरी जनरल अजय कोहली को चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों से अपने बॉक्सर को तब तक नहीं भेजने को कहा है जब तक भारतीय ओलंपिक संघ बॉक्सिंग इंडिया को मान्यता नहीं दे देता। शाहरुख खान बंगाल टूरिज्म कैंपेन का नया चेहरा होंगे और वो अब बंगाल को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। इस कैंपेन को बनाने के लिए तकरीबन 10 करोड़ का खर्च आएगा। अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म बॉम्बे वेलवेट की पहली झलक सामने आ गई है। फिल्म में रणबीर कपूर ने बॉक्सर जॉनी बलराज का किरदार निभाया है। निर्देशक अभिषेक कपूर ने अपनी फिल्म फितूर की शूटिंग के दौरान रणबीर को सेट पर आने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कैटरीना अपना सारा ध्यान सिर्फ फिल्म पर ही लगा सके। प्रियंका चोपड़ा को उनके आने वाले टीवी शो के लिए 25 करोड़ की रकम दी जा रही है। इस शो की शूटिंग लॉस एंजलिस में होगी जिसके लिए प्रियंका 3 महीने लॉस एंजलिस में ही रहेंगी। आयुष्मान खुराना ने अपनी आने वाली फिल्म हवाईजादे के लिए तकरीबन 9 हेयर स्टाइल ट्राई किए। खबरों की माने तो इस फिल्म में कलाकारों के कॉस्ट्यूम से लेकर उनके लुक तक काफी रिसर्च की गई। फिल्म में 19वीं सदी का माहौल दिखाया गया है। आरुषि हत्याकांड पर बनी फिल्म नोएडा की रिलीज पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इससे पहले आरुषि के माता पिता नुपुर और राजेश तलवार ने कोर्ट से अपील की थी कि यह मामला क्योंकि कोर्ट में है इसलिए फिल्म को रिलीज न किया जाए। सलमान खान ने बिग बॉस सीजन 8 उसके नए कॉन्सेप्ट की वजह से छोड़ा है। सलमान चाहते थे कि चैनल पहले शो के विजेता की घोषणा करे, उसके बाद अपना नया कॉन्सेप्ट नए सीजन के साथ लॉन्च करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सारा देश 100 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए सारा देश 50 खबरें।